हेलो दोस्तों, सेक्शन रूट में आपका स्वागत है। आज है 13 सितंबर और आज आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम था जो कि फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम समाप्त हो गए। दोस्तों आज हम इस सत्र में 13 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनसे संबंधित कुछ जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं उन सभी को आज हम एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तब भी थे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है ताकि नेक्स्ट आने वाली एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिले। एक बात और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से आपको करवाता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको फॉरवर्ड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और जैसा कि इसका PDF जो आपको है टेलीग्राम चैनल पर फॉरवर्ड करा दिया जाता है, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि बकाटक वंश के संस्थापक कौन थे। तो बकाटक वंश के जो संस्थापक थे वो बिंद शक्ति थे। तो बिंद शक्ति इसका करेक्ट आंसर था। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि बकाटक वंश के जो संस्थापक थे वो बिंद शक्ति थे, जो कि बिंद शक्ति के द्वारा जो है 250 से 275 ईस्वी तक जो है ये शासन किए थे। वह देखें तो यह जो वंश था यह भारतीय उपमहाद्वीप के एक ब्राह्मण वंशों में से एक था, यानी कि यह जो था एक ब्राह्मण वंश था। वह देखें तो यह जो है 3वीं शताब्दी के मध्य में इसकी शुरुआत हुई थी। वह देखें तो बकाटक वंश जो कि कला, साहित्य और वास्तुकला के संरक्षक थे। वह देखें तो इस वंश के राजाओं के द्वारा जो है अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ ये सभी जो है इनके द्वारा करवाए गए थे। वहीं देखें तो जो बकाटक वंश के जो राजा हुआ करते थे उनके उपाधियों में देखा जाए तो परम महेश्वर एवं परम भागवत जो कि इनकी प्रमुख उपाधियां थी। वहीं देखें तो इस वंश के राजाओं के द्वारा जो है ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा जो है भूमि यानी कि जमीन दिए गए थे। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हड़प्पा नीति किसने बनाई थी। तो हड़प्पा नीति जो था वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बनाया गया था। तो लॉर्ड डलहौजी इसका करेक्ट आंसर था। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि लॉर्ड डलहौजी जो कि हड़प्पा नीति की शुरुआत किए थे। वह देखें तो इनके द्वारा जो शुरू किया गया था हड़प्पा नीति, इसके तहत जो है सबसे पहले सतारा को 1948 ईस्वी में मिलाया गया था। उसके बाद जोधपुर और फिर संबलपुर को जो है 1849 में, उसके बाद बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1892 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, करौली को 1855 में और अवध को जो है 1856 में मिलाया गया था। इन सभी को जो है हड़प्पा नीति के तहत मिलाया गया था। इसमें जो है 17 बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसे ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट देखें तो वही देखें तो ये जो था हड़प्पा नीति, इसकी पूरी जो योजना था वह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तैयार किया गया था। इन्होंने जो है 1848 से लेकर जो है 1856 ईस्वी तक गवर्नर जनरल के पद पर कार्यरत थे। वहीं देखें तो सहायक संधि जो संगठन जो था यह 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो है लाया गया था। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टोक्यो पैरालंपिक में तीरंदाजी में किसने पदक जीता था। तो टोक्यो के पैरालंपिक जो तीरंदाजी हुआ था उसमें जो है हरविंदर सिंह के द्वारा पदक जीता गया था। तो हरविंदर सिंह इसका करेक्ट आंसर था। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि टोक्यो 2020 का तीरंदाजी में जो है तीरंदाजी में पदक जीतने वाले यह पहले भारतीय बने थे हरविंदर सिंह। मैं देखें तो इन्हीं के द्वारा जो है पेरिस 2024 में जो पैरालंपिक हुआ इसमें जो है भारत के लिए जो है यह पहला जो है पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीते थे। वह देखें तो टोक्यो पैरालंपिक 2021 में देखा जाए तो भारत के द्वारा कुल 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक, कुल मिलाकर जो है कुल 19 पदक जो है भारत के द्वारा जीता गया था। तो ये भी ध्यान में रखेगा कि जो 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक होना था उसका आयोजन 2021 में किया गया था कोविड-19 के कारण। नेक्स्ट देखें तो निशानेबाजी में अपने लेखक के द्वारा जो है 2 पदक ओलंपिक पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय महिला बने हैं। नेक्स्ट पेरिस पैरालंपिक 2024 में जो है इसका आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक इसका आयोजन किया गया था, पेरिस पैरालंपिक 2024 का। इसमें जो है भारत के द्वारा कुल 29 मेडल जीते गए थे। वह देखें इस पदक तालिका में जो है देखा जाए 29 मेडल के साथ भारत पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा था। वह देखें तो 29 मेडल में देखा जाए तो भारत के द्वारा 7 गोल्ड मेडल और 9 सिल्वर मेडल और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था, जो कि
अभी तक जीते गए सभी पैरालंपिक में जो है सबसे अधिक थे। मैं देखें तो 24 का जो पैरालंपिक हुआ था, इसमें जो ध्वजवाहक रहे थे, ध्वजवाहक उसमें जो थे भाग्यश्री जावेद और सुमित अंतिल, ये जो कि ध्वजवाहक रहे थे। जबकि समापन समारोह के जो ध्वजवाहक रहे थे वह प्रीति पाल एवं हरविंदर सिंह रहे थे। वहीं देखें तो पैरालंपिक खेल, जिसे द स्टॉक मेडविल गेम्स कहा जाता है, इसको जो है आधिकारिक तौर पर जो है पहली बार 1960 ईस्वी में रोम इटली में इसका आयोजन किया गया था। यानी कि पहली बार जो है पैरालंपिक खेल की शुरुआत 1960 में जो है इटली के रोम से शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखें तो भारतीय पैरालंपिक समिति यानी कि PCI की जो स्थापना है 1992 में किया गया था। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को हम ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी? तो यह जो है हिल्टन आयोग के द्वारा जो है सिफारिश किया गया था। तो हिल्टन यंग आयोग इसका क्रेडिट होता। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के बाद जो है हुई थी। इसके बाद जो है RBI ने 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को परिचालन शुरू किया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर किया गया था। वहीं देखें तो इसका मुख्यालय जो कि मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट वहीं देखें तो इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 ईस्वी में हुआ था, 1 जनवरी 1949 को। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 में किस महिला क्रिकेटर ने संन्यास लिया था? तो 2022 में जो है कई क्रिकेटर महिलाओं के द्वारा जो है संन्यास लिया गया था। तो जो भी लिए गए थे उन सभी का आपको बता देता हूँ नाम, आप देख लीजिएगा इनमें से आपके कौन से ऑप्शन में दिए गए थे। तो देखा जाए 2022 में जो है क्रिकेटर खिलाड़ियों के द्वारा जो है संन्यास लिए गए थे, उनमें देखा जाए नाम तो करुणा जैन, बनीता बियार, मिताली राज, रुमेली धर, ये सभी। नेक्स्ट देखें तो झूलन गोस्वामी, इन सभी के द्वारा जो है संन्यास लिया गया था। तो इनमें से आप देख लीजिएगा कि कौन से आपके ऑप्शन में दिए गए थे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य में लौटते हुए मानसून के दौरान वर्षा होती है? तो लौटते हुए मानसून के दौरान जो है तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलता है वर्षा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि लौटते हुए मानसून के कारण जो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा, इन सभी के जो है तटीय प्रदेशों में जो है वर्षा होती है। नेक्स्ट देखें तो केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी के तमिलनाडु, पांडुचेरी और कराईकाल क्षेत्र में जो है ये सभी भारतीय राज्य हैं जिनमें उत्तर पूर्व मानसून के कारण जो है अक्टूबर और नवंबर के दौरान जो है वर्षा प्राप्त होती है। वहीं देखें तो उत्तर पूर्व मानसून, जिसे लौटते हुए मानसून के रूप में भी जाना जाता है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून का जब समाप्त हो जाता है उसी के बाद जो है यहाँ पर बारिश लाता है। वहीं देखें तो भारत में जो है मानसून आने के कुल 2 भागों में विभाजित किया गया है। ये जो 2 भाग हैं दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व मानसून, इन 2 ही मानसून के कारण जो है भारत में वर्षा देखने को मिलता है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2022-23 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता था? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है मुंबई के द्वारा जीता गया था। तो मुंबई इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो 2022-23 का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो कि मुंबई के द्वारा जीता गया था, इसने जो है फाइनल में मुंबई के द्वारा हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हराया था। वहीं देखें तो यह जो ट्रॉफी था यह भारत T20 ट्रॉफी है जो कि इसका 15वां संस्करण था। वहीं देखें तो इसका आयोजन जो कि 11 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर 2022 के दौरान किया गया था। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो आपको जो है इस रूप में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, आपको खेल एवं उनसे संबंधित खिलाड़ी आपको जो है मिलान करने के लिए पूछा गया था कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं। तो इसका हमें प्रॉपर क्वेश्चन तो नहीं प्राप्त हो पाए थे, तो कुछ खेल एवं उनसे संबंधित खिलाड़ियों को आपको बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा इनमें से जो है आपके कौन कौन से आपके ऑप्शन में दिए गए थे। तो चलिए जैसे देखा जाए तो लक्ष्य सेन जो कि बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे कि बैडमिंटन से संबंधित प्रमुख खिलाड़ियों में देखा जाए तो साइना नेहवाल, प्रकाश पादुकोण, PV सिंधु, पुलेला गोपीचंद, लक्ष्य सेन, ये सभी जो कि बैडमिंटन के संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। नेक्स्ट मुक्केबाजी देखें तो मुक्केबाजी में मैरी कॉम, विजेंद्र सिंह,
बेनीवाला शिव थापा और अमित पंघाल, ये सभी जो कि बॉक्सिंग के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। नेक्स्ट कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी को देखें तो विनेश फोगाट, सुनील कुमार, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, योगेश्वर दत्त, संदीप तोमा, ये सभी जो कि कुश्ती से संबंधित हैं। नेक्स्ट भारोत्तोलन से संबंधित देखें तो कुंजा रानी देवी, कर्नम मलेश्वरी, मीराबाई चानू, संजीता चानू, ये सभी जो कि भारोत्तोलन से संबंधित हैं। शूटिंग से संबंधित देखें तो शूटिंग से संबंधित व्यक्तियों में देखा जाए तो एला बेनिक, बालारीत और पूर्वी चंदेला, अंजिल भागवत, ये सभी जो कि शूटिंग से संबंधित हैं। तैराक से संबंधित देखें तो आरती शाह और शक्ति शर्मा, शिखा टंडन, ये सभी जो कि तैराकी से संबंधित खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट तीरंदाजी से संबंधित देखें तो दीपिका कुमारी, अंकिता भक्त और मुस्कान किरार, ये सभी जो कि तीरंदाजी से संबंधित प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो इनमें से आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से आपके ऑप्शन में दिए गए थे। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठ पूजा में किसकी पूजा करते हैं? तो छठ पूजा के दौरान जो है किस भगवान की पूजा की जाती है? तो इसमें जो है भगवान सूर्य की पूजा की जाती है छठ पूजा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सूर्य, इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं देखें तो छठ पूजा में देखा जाए तो मुख्य रूप से भगवान सूर्य एवं छठी मैया की जो है पूजा की जाती है। वहीं देखें तो छठ पूजा जो कि मुख्य रूप से जो है बिहार का एक प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसी के साथ जो है यह भी झारखंड एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराइन क्षेत्रों में जो है इस छठ पूजा की जाती है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक रामचरित के लेखक संध्याकर नंदी है जो किस राजा से संबंधित है? तो यह जो पुस्तक है वह राजा रामपाल से संबंधित है। तो राजा रामपाल इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो इनसे संबंधित प्रमुख फैक्टों में तो संध्याकर नंदी के द्वारा लिखी गई पुस्तक जो कि रामचरित है यह राजा रामपाल से संबंधित है। वहीं देखें तो राजा रामपाल जो कि पाल वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे, जो इनके द्वारा जो है 11वीं शताब्दी में बंगाल एवं बिहार पर शासन किया गया था। इसी तरह का एक और पुस्तक है जैसे कि हुमायूं नामा, जो कि लिखा गया था किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा, जो कि बाबर की पुत्री थी। इनके द्वारा जो है अपने सौतेले भाई हुमायूं के जीवन चरित्र को लिखे थे हुमायूं नामा के नाम से। इनके द्वारा जो यह पुस्तक लिखा गया था फारसी भाषा में लिखा गया था। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सुंदरी का पेड़ किस प्रकार के वन में पाया जाता है? तो सुंदरी का जो पेड़ होते हैं वह ज्वारीय जंगल के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ज्वारीय जंगल इसका करेक्ट आंसर होता, या फिर मैग्रोवन दिया गया होगा तो मैग्रोवन इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं देखें तो इनसे संबंधित प्रमुख फैक्टों में तो मैग्रोवन ज्वारीय वन जो कि प्रभावी रूप से जो है ये तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सुंदरी वन जो कि मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। वहीं देखें तो मैग्रोवन एक झाड़ीदार एवं छोटे पेड़ होते हैं जो कि खारे पानी में उगते हैं। वह देखें तो इस जंगल का मुख्य रूप से देखा जाए तो जानवर निवास करते हैं। वह बंगाल टाइगर, कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल, सांप इत्यादि जो है इसमें मुख्य रूप से निवास करते हैं। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का साक्षरता दर घटते क्रम में सजाएं। तो देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों का साक्षरता दर जो है घटते क्रम में देखा जाए तो इसकी सूची आपको दे दिया गया है। जैसे कि देखा जाए तो लक्षद्वीप जो कि 92.28% रहा था, जो कि सबसे अधिक साक्षरता दर रहा था। उसके बाद दिल्ली, उसके बाद दमन एवं दीप, पांडुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, उसके बाद दादर नगर हवेली। तो इनमें से आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन कौन से दिए गए थे। ये जो इसका घटते क्रम में जो है साक्षरता दर है केंद्र शासित प्रदेश का। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम सुब्बालक्ष्मी पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? तो एम सुब्बालक्ष्मी पुरस्कार जो है ये तमिलनाडु राज्य के द्वारा दिया जाता है। तो तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर होता। भाई देखो तो एम सुब्बालक्ष्मी पुरस्कार जो कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा दिया जाता है। यह जो पुरस्कार है यह जो है पुरस्कार कर्नाटक संगीत एवं भारतीय शास्त्रीय संगीत के उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आए तो चैनल को एक लाइक जरूर करके जाएं दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से आपको करवाता रहता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और जॉब से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आते रहते हैं उसकी भी जानकारी अपने इस चैनल के माध्यम से आपको करवाता रहता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जैसा कि इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।